नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान नेता सैयद शाहनवाज हुसैन। 12 दिसंबर 1968 को बिहार के सुपौल में जन्मे सैयद शाहनवाज हुसैन इस समय भागलपुर संसदीय सीट से लोकसभा के सदस्य हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये भारत के इतिहास के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले सैयद शाहनवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरा माना जाता है। कम समय में इन्होंने भारत की राजनीति में शानदार मुकाम हासिल किया है। आज हम इनसे इनके सड़क से लेकर संसद तक के संघर्ष के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। शाहनवाज जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। राजनीति में आपकी शुरुआत कैसे हुई? क्या बचपन से ही सोच रखा था कि एक दिन राजनेता बनना है? नहीं, देखिए, मुझे बचपन की बहुत कम बातें याद रहती है, लेकिन मुझे दूसरी तीसरी क्लास की बात याद है। पिताजी ने हमसे कहा था डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो घर के लोग मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो मैंने पूछा था कि सबसे बड़ा कौन होता है, तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो मुझे घर के लोग बताते हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा कि मैं वही बनूंगा। और राजनीति में जब मैं स्कूल में भी था तो अपने स्कूल में क्लास का मॉनिटर होता था और मेरे अंदर हरदम लगता था मैं नेताओं का छोटी उम्र में भी समझिए 74 में जब आंदोलन चल रहा था, अब्दुल गफूर साहब बिहार के मुख्यमंत्री होते थे, अब वो आए थे सुपौल के गांधी मैदान में, तो मैं इतना छोटा था, मैं भाषण सुनने गया था और नीचे कुछ लोग नारा लगा रहे थे, वो आज तक मुझे याद है। तो मेरा इंटरेस्ट था, मैं राजनीति में समझिए कि ऐसे नहीं आ गया हूँ, मेरी ख्वाहिश थी कि सियासत में एक दिन मैं जाऊँगा। बाकी मेरी मुलाकात जॉर्ज फर्नांडिस साहब से हो गई थी मुजफ्फरपुर में, जब मैं 10th करके वहाँ 12th के लिए गया था, तो उनसे मुलाकात हुई तो बड़ी प्रेरणा मिली। फिर वहाँ मैं थोड़ा अपने कॉलेज में एक्टिव हो गया, तो मेरे मामा ने कहा कि भाई ये यहाँ रहेगा तो ये तो टीचर का लड़का है, टीचर भी बन जाए तो बड़ी बात है, इसको यहाँ से ले जाओ। तो वहाँ से एक तरह से मुझे मुजफ्फरपुर से, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स में अपने हाथ आजमा रहा था, तो मुझे मेरे फादर, क्योंकि वो टीचर थे और उनको था कि ये कम से कम कुछ बन जाए, तो वो लोग बड़े परेशान रहते थे कि मैं राजनीति की तरफ क्यों जा रहा हूँ। तो फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो मेरी मुलाकात आरिफ बेग साहब से हो गई और फिर मैं राजनीति, उस वक्त अटल जी से मुलाकात हुई, अडवाणी जी से मुलाकात हुई, बहुत कम उम्र में। और फिर मैं काम करने लगा। फिर उमा भारती जी, जब मैं युवा मोर्चा में था तो उमा भारती जी युवा मोर्चा की अध्यक्ष बन गई और उन्होंने फिर युवा मोर्चे का ऑल इंडिया सेक्रेटरी बनाया, पूरे देश में मैंने काम किया। और फिर एक युवा मुस्लिम सम्मेलन किया था 4 दिसंबर 1997 को, तो अटल जी ने मेरा भाषण सुना था और बड़ी तादाद में अक़लियत के लोग आए थे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अक़लियत के लोग बीजेपी की मीटिंग में आते नहीं थे। तो दूसरे दिन उमा जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि अटल जी ने कहा है कि इसको चुनाव लड़वाओ संसद का। तो मैंने समझा उमा जी मजाक में कह रही हैं, तो कहाँ से लड़ोगे? तो मैंने कहा जो सबसे मुश्किल सीट है वो दे दीजिए। और ये बात सही हो गई। दूसरे दिन उमा जी ने फ़ोन किया कि बात हो गई है, तुम्हें बिहार में किशनगंज से लड़ना है। तो मैं इसके लिए तैयार ही नहीं था। मैं किशनगंज में जाके चुनाव लड़ा और पहले चुनाव में कोई नेता मेरे प्रचार में नहीं गया, किसी को यकीन ही नहीं था कि मैं चुनाव जीतूँगा। फिर दूसरे 6000 वोट से रह गया था। दूसरे चुनाव में मैं किशनगंज से जीता, पहली बार MP बना, मिनिस्टर बना और वो यात्रा शुरू हो गई। और भारत के इतिहास के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री भी बन गया। हाँ, जब मैं राज्य मंत्री जब बना था तो मैं बिहार में सबसे कम उम्र का बिहारी था जो सेंट्रल मिनिस्टर बना। और जब मैं कोल मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज बना तो सबसे कम उम्र का इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर बना। और जब एक बार ऐसे ही फ़ोन आया कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर होना है, बिना पैरवी के, कोई हमें मालूम ही नहीं था। तब अटल जी हमारे काम से खुश थे और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि विभाग क्या मिलेगा। पता लगा कि सिविल एविएशन का कैबिनेट मिनिस्टर मुझे बनाया जा रहा है।
तब मैंने उम्र देखी और प्रमोद महाजन जी ने कहा कि तुम इतिहास रचने जा रहे हो, तुम भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बनोगे। और डॉक्टर करण सिंह जो महाराजा हरि सिंह जी के लड़के थे और वो सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बने थे इन एज ऑफ 36, और मैं इन एज ऑफ 32 कैबिनेट मिनिस्टर बना, वो भी सिविल एविएशन। शाहनवाज भाई, आप मुसलमान हैं, बावजूद इसके आपने भारतीय जनता पार्टी चुनी। अमूमन यह माना जाता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से थोड़े कटे कटे रहते हैं, दूर रहते हैं। देश में तमाम और भी पार्टियां थी, बावजूद इसके आपने भारतीय जनता पार्टी चुनी। इसकी क्या खास वजह रही? मुझे फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला मुसलमान हूँ। और मुसलमान हूँ इसलिए मुझे लगा कि ऐसी पार्टी चुनूँ जिस पार्टी की कथनी और करनी में अंतर ना हो। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी, मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी से कोई अच्छी पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ज़बान में जो बात है वो दिल में है, वही ज़बान पे है। आज़ादी के वक्त में हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये देश बटा, लेकिन जब ये देश बट गया तब मुसलमानों की हालत क्या कर दी। असच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उससे पहले भी हम जानते थे कि मुसलमान पिछड़ा है, बेरोज़गार है, गरीब है। और मैं सिर्फ खुदा से डरता हूँ, इसलिए मैंने तय किया कि मैं किसी पार्टी से डरूंगा नहीं, बल्कि उस पार्टी में जाऊंगा। और मैं मानता हूँ कि देश में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए अगर कोई पार्टी काम करती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और उस नाते मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन आम जनता में यह धारणा सी बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत और प्रभावशाली प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। क्या यह सच है? देखिए, ये धारणा कांग्रेसियों ने बनाई है। वो कोल का स्कैम कर लें, हम कुछ न बोलें। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये आवाज़ें न उठाई होती तो जीरो लॉस कहने वाले थे 2G स्पेक्ट्रम में। तो हम एक मजबूत विपक्ष हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। अगर सरकार सत्ता के मद में शराबोर होकर, चूर होकर गलत रास्ते पर जाए तो विपक्ष उसको नकेल डालने का काम करे, और ये काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन एक और आरोप आप लोगों पर लगता है कि प्रतिपक्ष के नाम पर, विपक्ष के नाम पर आप लोग संसद किसी भी कीमत पर नहीं चलने देना चाहते। विरोध बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या सिर्फ इसी बात का विरोध हो कि संसद किसी कीमत पर नहीं चलेगी? संसद नहीं चलने देने की जिम्मेदारी किसकी? दोनों की। आज दोनों वही की मैं कह रहा हूं, आज संसद नहीं चल रही है। आप ये देखिए कौन आता है वेल में, रूलिंग पार्टी के लोग, आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के MP आ रहे हैं और संसद रोक रहे हैं लगातार। दूसरा, फिर हमने पिछली बार संसद में कहा कि बंसल का, अश्विनी कुमार का इस्तीफा लो, उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया। संसद का सत्र खत्म हुआ तो इस्तीफा लिया। अगर संसद के बीच में ले लेते तो संसद का समय बच जाता। हम तो विपक्ष में हैं, हमारा काम है हर गलत काम जो सरकार कर रही है उस पर आवाज़ उठाना। तो आवाज़ उठाना ये बगावत नहीं है। हम तो विपक्ष के नाते अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विपक्ष से चाहते हैं कि वो संसद में सहयोग करे चलने में। हम तो सहयोग कर रहे हैं, हम अपनी सीट पर बैठे हैं। एक नागरिक के तौर पर क्या महसूस करते हैं इस समय देश के सामने 3 कौन सी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है अभी महंगाई, दूसरी बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार, और तीसरी बहुत बड़ी चुनौती है हमारी विदेश नीति। जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है, वहाँ के सैनिक के लोग हमारे सैनिक के सर काट कर ले जा रहे हैं, घुसकर हमारे सैनिकों पर हमला कर दे रहे हैं, उनकी शहादत हो जाती। ये एक बहुत बड़ी चुनौती। देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत बड़ी चुनौती। इन सब विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा बड़ा कारण आप मानते हैं जिसकी वजह से 2004 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और NDA केंद्र की सत्ता में वापस नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, वापस नहीं आ पाए हैं, लेकिन 2014 में हम आएंगे। हम लोग 2009 हारे, उसकी एक नहीं अनेक वजह होगी, क्योंकि उम्मीदें बहुत थी, हम अपने काम का प्रचार नहीं कर पाए। और 2004 में इसलिए हारे, सरकार चाहती है कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर देश बढ़ जाए, लेकिन देश चाहता है कि ये देश चुनाव में जाएगा, महंगाई, भ्रष्टाचार
और जो घोटाला हुआ है उसके खिलाफ जाएगा ये देश। आपको नहीं लगता कि राम मंदिर एक बड़ा कारण है? बतौर संवाददाता जब मैं गांव-गांव जाता हूं तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ वोटर यह मानता है कि भाजपा ने लोगों को राम मंदिर के नाम पर धोखा दिया, कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरह के नारे तो खूब दिए लेकिन किया कुछ नहीं। मंदिर तो बना हुआ है वहाँ। क्या यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप जनता से दूर हुए? देखिए, मामला अदालत में है मंदिर मस्जिद का। अब जो अदालत में जो फैसला होगा, कोई भी सरकार तो नहीं बना सकती थी। हम लोगों ने अपने दौर में बहुत कोशिश की कि ये मामला हल हो जाए। अयोध्या हिंदू मुस्लिम दुश्मनी का सिंबल ना बने, अयोध्या हिंदू मुस्लिम दोस्ती का सिंबल बन जाए, इसकी कोशिश हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अब मामला अदालत में है, जब अदालत से या बातचीत से यही एक रास्ता है और हम चाहेंगे कि इसका एक सौहार्दपूर्ण हल निकल जाए। एनडीए से एक एक करके तमाम प्रमुख घटक दल अलग होते जा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? अभी तो एक घटक दल जो है वो जदयू गया है, क्योंकि उनके जो नेताजी हैं वो मुख्यमंत्री अगली बार बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, तो उनको लगता है कि बड़े पोस्ट के लिए जो है टेंडर कर दो। तो उनके मन में जो है ख्वाब ये आ गया है, क्योंकि जो महाराजगंज का चुनाव वो हारे, तो लगा कहीं लालू जी आ जाएं तो एजेंडा बदल दो। तो एजेंडा बदलने के लिए उनके सलाहकार ने कहा कि एक मुद्दा ले लो, तो वो अलग हो गए हमसे। 17 साल तक हमारे साथ थे। अयोध्या की घटना के बाद सबसे पहले वही थे जो हमसे हाथ मिलाए। गुजरात में 2002 में जब राइट हो रहा था दंगा, तब वो हमारे साथ थे, और आज जब शांति है तो हमें छोड़कर चले गए। तो वो अपने वजह से गए हैं। हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया सबसे पहले। जब वो 34 जीते और हम 67 जीते तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया। अब प्रधानमंत्री कहाँ से बना दे? तो सब उन्हीं को बना दे तो हम लोग क्या करेंगे? कीर्तन भजन करेंगे। बिहार आपका गृह राज्य है, काफ़ी पकड़ है आपकी बिहार की राजनीति पर। 17 साल पुराना आपका साथ रहा जेडीयू के साथ, कुछ अफसोस भी है आपको नीतीश कुमार की अलग होने का? देखिए, नीतीश कुमार जी के अलग होने का, उनका अलग होने का अफसोस नहीं है, लेकिन जो जदयू बीजेपी के वर्कर थे गांव में, ज़िला में, जो एमपीज़ हैं, आपस में एक रिश्ता बन गया था। तो पुराना रिश्ता रहा है, दुख तो होता ही है, क्योंकि जो साथी जब साथ छोड़कर जाता है तो जो इतने साल तक सुर में सुर मिलाकर बोलता रहा, कंधे से कंधे मिलाकर चलता रहा, आज आंखें दिखाकर चला गया, तो दुख तो होता ही है। तो नुकसान तो दोनों को ही होगा, भाजपा को भी और जदयू को भी। नुकसान तो उनको होगा जो आंखें दिखाकर गए, भाजपा को क्यों नुकसान होगा? हम 15 लड़ते थे, 12 जीते, 102 लड़े, 91 जीते। अब हम 40 लड़ेंगे, और मुकाबले में हमारा मुकाबला वहाँ आरजेडी लोजपा गठबंधन से, जदयू तो मुकाबले में ही नहीं कहीं। तो फिर 40 में कितनी सीटें जीतेंगे? देखिए, जीतने का इरादा तो 40 की 40 है। जिस तरह देश में माहौल है, अब आवाम नहीं चाहता कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट दें, आवाम के मन में है कि पूरा दें। तो उम्मीद है कि छप्पड़ फाड़ बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। बिहार में कितनी सीटें जीतने की अब उम्मीद देखिए, आप करते हैं? मैं सोच समझ के बोलने वाला नेता हूँ, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेगी। नुकसान न सही भाजपा जेडीयू को, फायदा तो किसी और को हो सकता है। आपको लगता नहीं कि बीजेपी और जेडीयू की जो फूट है, इसका फायदा लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान की जोड़ी को हो सकता है? अब वो तो बिहार की जनता बताएगी कि किसको फायदा देगी, किसको नुकसान देगी। लेकिन हम लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है, साथ में इकट्ठे चुनाव लड़े थे ये वादा करके कि इकट्ठे सरकार चलाएंगे, और थोड़ी बहुमत क्या ज़्यादा मिल गई, हमें छोड़कर चले गए। तो ये बिहार की आवाम को पता है कि किसने किसको दगा दिया है। लेकिन ताली तो दोनों हाथ से बजती है, कहीं न कहीं आप लोगों की भी कोई गलती रही होगी। हमारी गलती ये थी कि हमने उन पर हद से ज़्यादा भरोसा किया, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया। सरकार में जब वो डीएमएसपी की बैठक करते थे तो उप मुख्यमंत्री को भी नहीं बुलाते थे। तो हमने बहुत, मैं तो इतराज़ करता था, हमारे नेताओं ने नहीं किया उस वक्त। तो हमने अगर जैसे महाराष्ट्र मॉडल अपनाया होता कि 2 एनसीपी और कांग्रेस सहयोगी हैं, जैसे शिवसेना बीजेपी थे, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय होता था क्या करना। तो आज ये है कि जो अच्छा काम हो वो नीतीश कुमार जी का नाम,
और जो बुरा काम हो वो विपक्ष के जिम्मे डाल दो। तो इस पॉलिसी पर चल रही है वहाँ की सरकार। भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता यह मानता है कि जो दिल्ली में बैठा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, टॉप 5 टॉप 7 के जो लीडर हैं, वो आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी वजह से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी वो मुकाम देश में हासिल नहीं कर पाई 2004 के बाद जो उसे करना चाहिए। क्या सच्चाई है? सवाल बहुत अच्छा है आपका। लोकतंत्र में पार्टियां हैं और पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। एक बहन जी की पार्टी, जो बहन जी ने कहा वहाँ झगड़ा कहाँ होगा? अलग अलग विचार आ ही नहीं सकते। जो बहन जी का विचार वो मानना है, जो सोनिया जी का विचार वो मानना है, जो लालू जी का विचार वो मानना है, जो नीतीश कुमार जी का विचार है उनकी पार्टी को वो मानना है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कुछ हद तक कम्युनिस्ट पार्टी भी, जहाँ इकट्ठे बैठकर अलग अलग राय होते हुए एक निर्णय होता है। तो जब निर्णय होता है तो 5 राय पक्ष में हो, 2 राय न हो, लेकिन अगर जो मिल के बहुमत से राय होगा वही लोकतंत्र की राय। तो भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी है, उसको लोग अलग अलग नाम से, कोई झगड़ा कहता है, कोई लड़ाई कहता है, लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हम आपस में चर्चा करके निर्णय करते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी का यह मतलब कहाँ हुआ शाहनवाज जी की घर की बात चौराहे पर ले जाएं, घर की बात घर के अंदर हो तो ज़्यादा अच्छा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर मीडिया के सामने बीच चौराहे पर बयानबाजी करते हैं, क्या वह जायज़ है या फिर पार्टी के मंच पर किया जाए? नहीं, कोई बयानबाजी नहीं करता। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। पार्टी की तरफ से आप लोग बयान ले लेते हैं, सिर्फ प्रवक्ता से जब पूछेगा तभी पार्टी की ऑफिशियल लाइन होगी। अब आजकल एजेंसी है बहुत सारी, और नेता तो इच्छुक होते ही हैं, माइक लगाइए कुछ न कुछ बोलेंगे बहुत से लोग, तो वो पार्टी की लाइन नहीं होती है। लेकिन पार्टी की लाइन हरदम एक होती है और पार्टी अपनी लाइन से कभी डिफर नहीं होती। आपका संसदीय क्षेत्र भागलपुर गंगा नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक महत्व का शहर है और बिल्कुल रेशम उद्योग से काफ़ी पुराना नाता है, सैकड़ों साल पुराना नाता है। क्या कुछ आप अपनी संसदीय क्षेत्र के लिए कर रहे हैं विकास के मामले में? देखिए, भागलपुर संसदीय क्षेत्र में दिक्कत ये है कि हमने मेगा फूड पार्क पास करवाया यहाँ से, लेकिन बिहार सरकार अभी तक ज़मीन नहीं दे पाई। वहाँ हैंडलूम क्लस्टर पास हुआ, मेगा फूड पार्क पास हुआ, कई बिजली घर पास हुए, लेकिन लैंड की प्रॉब्लम है वहाँ। और भागलपुर बिहार का बहुत इम्पोर्टेंट शहर है, उसमें बहुत से काम हुए, रेलवे के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। वहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार का असहयोग था उसमें पूरी तरह। और आज भी बिहार सरकार, वहाँ एनटीपीसी है, लेकिन बिजली जितनी मिलनी चाहिए उतनी बिजली भी नहीं मिलती है। तो बिजली के क्षेत्र में राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए। अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। नीतीश जी कह तो रहे हैं कि अगर बिजली नहीं दी गाँव में तो वोट मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वोट आएगा तो मुझे नहीं लगता। आज भी बहुत से गांव हैं जहां बिजली से महरूम है। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है और उसमें राज्य और केंद्र का सहयोग ज़रूरी है। जब आप पहली बार संसद सदस्य बने 1999 में, तो आप बिहार के किशनगंज संसदीय सीट से चुनाव लड़कर जीते थे और संसद की दहलीज पर पहुंचे। फिर दूसरा चुनाव आपने भागलपुर सीट से बाई इलेक्शन जीता। जी, बाई इलेक्शन जीता। फिर तीसरा चुनाव भी 2009 में भागलपुर से जीता। इस बार जब 2014 का चुनाव होगा तो क्या आप भागलपुर से ही लड़ेंगे या किसी और सीट से लड़ेंगे? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, भागलपुर के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, वो अपने दिल में उन्होंने जगह दी हुई है, उनको मैं ताउम्र छोड़ नहीं सकता। अगला चुनाव भी भागलपुर से ही लड़ूंगा और टिकट तो मेरी पार्टी ने देना है, लेकिन मेरे लिए भागलपुर मेरे दिल में बसता है। मैं भागलपुर के लोगों के दिल में बसता हूँ, तो भागलपुर को कभी मैं छोड़ नहीं सकता। आपका भावनात्मक लगाव है भागलपुर से? एकदम, मैं भागलपुर के लोगों को बेहद प्यार करता हूँ। राजनीति में आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो कभी कुछ तय नहीं होता। कभी सोचा नहीं था कि एक शिक्षक परिवार में पैदा होकर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कभी सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनेंगे, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य बनेंगे। अभी मकसद एक है कि मेरी पार्टी बिहार में सरकार बनाए। 2014 में लोकसभा जीते और 2015 में लालू जी को देखा, पासवान जी को देखा, नीतीश जी को देखा, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाए, यही लक्ष्य। तो आप भावी मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के? हम तो भारतीय जनता पार्टी के
छोटे से कार्यकर्ता है, और हम इस तरह का ख्वाब कभी नहीं पालते मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का। अपने माता पिता और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं। मेरे जो पिताजी थे वो टीचर थे, और मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, उनकी दुआ मेरे साथ है। और जब भारत सरकार का मैं मंत्री बना तो पिताजी थे, और उस दिन अपनी माँ की कमी बहुत खली थी, क्योंकि जब मैं ओथ लेने जा रहा था तो मन में मलाल था कि काश वो होती और देखती, क्योंकि जब मैं 98 का चुनाव लड़ा था तो वो हयात से थी, लेकिन जब मैं 99 में जीत गया और भारत सरकार का मंत्री बना तो वो नहीं थी। तो ज़िंदगी में जो एक कमी खलती है वो खलती रहेगी कि काश मेरी माँ जीवित होती। आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? मेरे रोल मॉडल अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी को मैं फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ। बड़े दिल के व्यक्ति, बड़े दिल के नेता, तो उनको फॉलो करता हूँ कि काश उनके नक्शे कदम पर चल सकूँ। आजकल तबीयत कैसी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की? तबीयत नासाज है, काश वो स्वस्थ होते तो देश आज जिस मकाम पे है वो नहीं होता। आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई वाजपेयी जी से? पिछले कुछ दिनों पहले मैं गया था, वो डेट मुझे याद नहीं, लेकिन मैं गया था और मैंने उनको ऐसे छू कर देखा। तो वो क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते थे तो चेहरे को मेरे उन्होंने पहचाना, लेकिन बोल नहीं पाए। आपने कम समय में राजनीति में काफ़ी शानदार मुकाम हासिल किया है शाहनवाज भाई, आप खुद अपने राजनीतिक सफ़र से संतुष्ट हैं? नहीं। क्यों? मैं मानता हूँ कि मुझे और खिदमत करना और सेवा करना मेरा काम है कि जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, उनके आंसू पोंछे जाएं। मैं तब अपने राजनीति से सेटिस्फाइड हूँगा जब मेरे इलाके में कोई गरीब ना हो, मेरा बिहार तरक्की कर जाए। बिहार को जब 15,000 मेगावाट बिजली बिहार में खर्च होने लगेगी, ज़्यादा ही 20,000 मेगावाट बिजली खर्च होने लगेगी, तब मैं बिहार को तरक्की याफ्ता मानूं। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद न हो जाए, क्योंकि आज राजनीति ऐसी हो गई कि हर बात पे हिंदू मुस्लिम कर देना। जब देश का बंटवारा हो गया, जिन मुसलमानों को धर्म के नाम पर बंटवारा स्वीकार था वो पाकिस्तान चले गए, जो हिंदुस्तान में रह गए उन्होंने इसको मादरे वतन माना, जननी मातृभूमि माना। तो उनके देशभक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा न करे, और हिंदू और मुसलमान मिलकर रहें। मुसलमान अपनी टोपी पहने, हिंदू भाई अपना टीका लगाएं, लेकिन टीका वाले टोपी की चिंता करें और टोपी वाले टीका वाले की चिंता करें, तब ये देश बड़ा बने। जो जिंदा मुस्लिम हैं, जिनके तन पे कपड़े नहीं हैं, उनके तन ढकिए, उनको रोज़गार दीजिए, उनको रोटी दीजिए। और अक़लियतों की सेवा भी देश की सेवा है, क्योंकि समाज में जो कम तादाद में हो, जो सबसे पीछे खड़ा हो, हमारी पार्टी का है कि जो अंतिम पादान पे खड़ा है उसको अगली पादान में ला के खड़ा कीजिए। तब दीनदयाल उपाध्याय का वो सिद्धांत है कि अंत्योदय, सर्वधर्म संभाव, एकात्म मानव दर्शन, यानी मानव को एक नज़र से देखना, ये सोच लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ। राजनीति के अलावा अपनी कुछ और पसंद के बारे में हमें बताएं। देखिए, मैं क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। सुबह उठकर 20 अखबार पढ़ना पड़ता है, सब चैनल देखना पड़ता है, और मैं शुरू से पढ़ने लिखने में मेरा इंटरेस्ट रहा है कि हर सवाल जो खड़े होते हैं उसका जवाब अखबारों में होता है। तो अखबार पढ़ना मेरी बहुत बड़ी हॉबी। शाम में दोस्तों के साथ गपशप मारना, यही हॉबी रह गई है, क्योंकि राजनीति में इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आपके परिवार में कौन कौन है? बच्चों के बारे में कुछ बताएं। एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। मेरी पत्नी जो हैं रेणु जी, वो शिक्षिका हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ाती हैं। 2 बेटे हैं, अरबाज और अदीब, एक 12th में है और एक 10th में। दोनों दिल्ली से फुटबॉल खेलते हैं, दिल्ली की स्टेट टीम में नेशनल खेलते हैं। आप बड़े दिल के हैं, पत्नी को शिक्षिका के तौर पर काम करने दे रहे हैं, नहीं तो आप जिस ओहदे पर हैं उसके बाद पत्नी को ये भी कह सकते थे कि घर पर रहें। मैं भारत सरकार का मंत्री भी था, तब भी वो स्कूल जाती थी, और जब वो शिक्षिका थी तब मैं बेरोज़गार था। तो घर में एक कमाने वाली वो थी। आज मैं राजनेता हूँ
तो वो जो उनकी परमानेंट नौकरी है, हमारी नौकरी तो भागलपुर पे टिकी है ना, भागलपुर की जनता फिर से मौका देगी तो सेवा करेंगे, लेकिन उनकी नौकरी तो परमानेंट है। तो घर में एक परमानेंट आदमी भी तो होना चाहिए ना, कोई परमानेंट इंसान तो होना चाहिए। तो वो परमानेंट जाती हैं और उनको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो उनकी ख्वाहिश और प्रेम विवाह है। तो प्रेम विवाह में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती, जो वो चाहती हैं वो मैं करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए शाहनवाज भाई। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नौजवान नेता सैयद शाहनवाज हुसैन, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेहद बेबाकी के साथ और खूबसूरती के साथ जवाब दिया। शाहनवाज हुसैन जी ने कम समय में भारत की राजनीति में शानदार मुकाम हासिल किया है और इनकी आंखों में एक ही सपना है कि अपने गृह राज्य बिहार को मजबूत और समृद्ध बनाएं, ताकि वहां कोई भी गरीब न रहे। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।